प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में व्यावसायिक अध्ययन इंटरमीडिएट सेकेंडरी क्लास के लिए तो प्रबंध से संबंधित कुछ बातों को बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। प्रबंध होता क्या है? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें जो प्रबंध किया जाता है या जो व्यवस्था दी जाती है वह एक उद्देश्य के लिए दी जाती है। किसी भी काम को जब किया जाता है तो उसका एक कोई उद्देश्य होता है और उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो लगातार चलने वाला हो। उद्देश्य कैसा हो? लगातार चलने वाला हो। ऐसा नहीं कि उद्देश्य जो है एक में लागू किया और फिर उसे जो बंद कर दिया तो ये प्रबंध का नहीं हुआ। तो इसमें जरा देखिए आप, प्रबंध का आशय, प्रबंध एक ऐसी सतत प्रक्रिया है या प्रबंध उद्देश्यपूर्ण एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें कार्य को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रबंधकीय कार्यों के समूह को संपन्न किया जाता है। प्रबंधकीय कार्य क्या होते हैं? प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, इसे कहते हैं हम प्रबंधकीय कार्यों के समूह। 5 कार्य जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? नियोजन, कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग बनानी चाहिए। जब प्लानिंग आप बना लें तो उसमें संगठन की व्यवस्था होती है। संगठन का मतलब कि उस संस्था को चलाने के लिए कौन कौन से पद जो है बनाए जाने चाहिए, कौन कौन से विभाग होने चाहिए, जिससे संस्था के कार्यों को सुगमता से और आसानी से कराया जा सके। फिर जब पद क्रिएट हो जाए, पद बन जाए, तो उस पदों पर नियुक्तियां भेदभावपूर्ण या भेदभावपूर्ण विहीन नियुक्तियां होनी चाहिए। मतलब योग्य व्यक्तियों को उन पदों पर नियुक्त करना चाहिए। नियुक्तियां हो जाने के बाद जब वो व्यक्ति नियुक्ति प्राप्त कर लेता है और उस कुर्सी का अधिकारी हो जाता है या उस कुर्सी पर जब बैठ जाता है या उस पद को जब ग्रहण कर लेता है तो उसके अधिकार और कर्तव्य क्या क्या होते हैं उनको बता दिया जाता है। और जब वो अधिकार कर्तव्य समझ जाता है तो वो अपना कार्य प्रारंभ करता है। जब वो अपना कार्य प्रारंभ कैसे करेगा? निर्देश के द्वारा। नियुक्ति हो गई, नियुक्ति होने के बाद वो अपने पदभार को ग्रहण कर लिया। अब जो है प्रबंध क्या करता है? उनको निर्देश देता है कि आपको ये कार्य करने हैं, आपकी जिम्मेदारी ये है। निर्देश प्राप्त करने के बाद उस पर जो है प्रबंध क्या करता है? नियंत्रण रखता है। ये होता है प्रबंधकीय कार्यों का समूह। अर्थात प्रबंध एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण भी लिखती है इसमें, क्या? एक ऐसी उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कार्यों को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रबंधकीय कार्यों के समूह को संपन्न किया जाता है। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए प्रबंधकीय कार्यों के समूह के बिना प्रबंध नहीं हो सकता है। अर्थात वह संस्था या वह कंपनी या वह परिवार या गैर व्यापारिक संस्था सफल नहीं हो सकती है। अब एक प्रोफेसर हेरोल्ड कुंज के अनुसार ये लिखते हैं कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित, देखिए संगठन का मतलब क्या? पद बना होना चाहिए, संगठित समूह होना चाहिए। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, एक तो जो संगठित समूह होगा उसके साथ मिलकर के प्रबंध क्या करता है? कार्य को करता है, कार्य को कराता है। ये उसकी कला है। तो इन्होंने लिखा प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य को करने और कराने की कला है, इसे कहते हैं प्रबंध। तो इनके परिभाषा में ये व्याख्या के रूप में अगर हम देखें तो 3 चीज आती है। प्रबंध क्या करता है? कार्य को कराता है, करता है, कार्य को कराता है, और जो ये काम करता है वही प्रबंध की कला होती है, वही प्रबंध की कला होती है। अब प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या होंगे? प्रबंध के 3 उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 संगठनात्मक उद्देश्य, मतलब जो पदों पर बैठे वहां पे लोग जो कार्य कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए। दूसरा, समाज के प्रति संगठन का, समाज के प्रति प्रबंध का क्या उद्देश्य होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आता है व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होने चाहिए। ये 3 उद्देश्य होते हैं। तो प्रबंध के पहला उद्देश्य है संगठनात्मक उद्देश्य। तो प्रबंध का सबसे पहला संगठनात्मक उद्देश्य होना चाहिए कि जो संस्था हमने स्थापित करी है वो संस्था जीवित रहनी चाहिए। उसके लिए हर एक व्यवस्था करनी पड़ेगी उसे जीवित रखने के लिए। जब ये व्यवस्था हो गई या उद्देश्य हमारा पूरा हो गया कि ये संस्था जीवित रहेगी अब, तो संस्था से हमें लाभ कमाना चाहिए। गैर व्यापारिक संस्था होगी तो उसमें क्या होना चाहिए? सदस्यों की उचित सेवा होनी चाहिए। तीसरा,
अब जब संस्था जीवित रहने का जो हमें वो मिल गया, फिर लाभ कमाने का भी सिस्टम मिल गया, फिर अब उसको विस्तार करेंगे, उसको विकसित करेंगे, बड़ा करेंगे, उस संस्था को बढ़ाते चले जाएंगे। कब होगा? जब सतत प्रयास होगा, यह कार्य प्रबंध का जो है सतत प्रक्रिया चलेगी तब होगा। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य। कंपनी जहां पर निर्माण की जाती है, जहां पर बनाई जाती है, तो कंपनी की एक बाउंड्री होती है, कॉलेज का एक बाउंड्री होता है, जो संस्था होती है उसकी एक बाउंड्री होती है, उसके बाहर उसके आसपास भी लोग रहते हैं। तो कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार से दूषित वातावरण नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, धुआं नहीं जाना चाहिए, कंपनी से निकला हुआ पानी लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए जिससे उनका वातावरण दूषित हो। दूसरा, जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देना चाहिए। अब जहां पे आपने कंपनी स्थापित करी है, वहां के लोगों को भी उस कंपनी में काम दिया जाएगा, या वहां के लोग अगर कंपनी में काम करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनका लिविंग का स्टैंडर्ड सुधरेगा, बढ़ेगा। तो कंपनी का उद्देश्य भी होना चाहिए। और तीसरा ये होना चाहिए कि कंपनी का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। लाभ कमाने के लिए से पहले उसे समाज का उद्देश्य भी देखना चाहिए कि समाज को क्या चाहिए। समाज को चाहिए अच्छी वस्तु, जो कंपनी जिस वस्तु का उत्पादन करे वो अच्छा हो, और दूसरा कम मूल्य को, चौक, चटकदार, हलकदम्मा मतलब हल्के दाम का हो। कहने का मतलब मूल्य पर नियंत्रण होना चाहिए। जो सामान बनाया जा रहा है वह वस्तु ज्यादा महंगी ना हो और अच्छी भी हो। यह सामाजिक उद्देश्य होता है। फिर तीसरा उद्देश्य होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। अब कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको अगर मजदूरी आप सही नहीं देंगे, उनका पारिश्रमिक सही नहीं देंगे, तो संस्था ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसका मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य में जो संगठनात्मक पद पर जो लोग बैठे हैं उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, उनको उचित पारिश्रमिक देना चाहिए। और दूसरा, स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। स्वच्छ वातावरण का मतलब उस कैंपस के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है उनके स्वास्थ्य को देख के हित के लिए वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। और तीसरा जो होगा, ये सब कुछ हो जाने के बाद अगर कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है तो अपने कर्मचारियों के भरोसे, अधिकारियों के भरोसे कमा रही है, और जब वो लाभ अच्छा कमाएं तो उस लाभ में से कुछ हिस्सा उन कर्मचारी को, उन अधिकारी को भी कंपनी दे। फिर इसके बाद आप विशेषताएं, इसकी विशेषताएं देखिए, इसी से देखेंगे। नंबर 1, प्रबंध उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। प्रबंध का एक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। तीसरा, प्रबंध कार्य को करता है। तीसरा, प्रबंध कार्य को कराता है। चौथा, प्रबंध एक कला है। प्रबंध बहुआयामी भी एक प्रबंध देखिए दिखा हुआ है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रधान प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, सामूहिक प्रक्रिया, सबको साथ में मिलकर के उस काम को करना चाहिए और कराना भी चाहिए, तब ये सतत प्रक्रिया होगी, सामूहिक प्रक्रिया हो जाएगा। प्रबंध आयामी होता है। प्रबंध काम की व्यवस्था करेगा, फिर लोगों की व्यवस्था करेगा, और फिर उसके बाद उसको बस कच्ची सामग्री ला करके उस सिस्टम को चलाने का भी प्रबंध करता है। ये होता है प्रबंध की विशेषताएं। इस तरह से हमने देखा कि प्रबंध का आशय क्या होता है। प्रबंध एक सतत उद्देश्यपूर्ण सतत प्रक्रिया है जिसमें कार्यों को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रबंधकीय कार्यों के समूह, मतलब नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन और नियंत्रण, ये 5 कार्यों को मिला दिया जाता है, 5 समूह हो जाता है। हेरोल्ड ने लिखा है कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य को करने और कराने की एक कला है। फिर इसके बाद प्रबंध के उद्देश्य में 3 प्रकार के उद्देश्य बताए गए: संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब होता है, संगठन का मतलब वहां पे जो लोग नियुक्त हुए उनका उद्देश्य होता है कि यह संस्था हमारी जीवित रहे, दूसरा लाभ कमाए और दिन प्रतिदिन उसका विकास होता रहे। फिर तीसरा, दूसरे नंबर पर सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य का मतलब ये हो गया कि वहां का वातावरण दूषित, बाहरी मतलब बाउंड्री के बाहर का वातावरण दूषित न हो, जिससे कंपनी के बाहर या कॉलेज के बाहर या जो व्यवस्था उसकी, जो संस्था है उसके बाहर लोग जो है डिस्टर्ब न हो। तीसरा, जीवन स्तर में सुधार
का योगदान, कंपनी का मतलब जो वहाँ कार्य कर रही है संस्था या कंपनी जो काम कर रही है, बाहरी लोगों को कुछ अतिरिक्त सुविधा दे, बोनस भी दे सकती है, कुछ और जो चीज बांट सकती है, तो इस तरह से जीवन स्तर में सुधार में योगदान जो कंपनी दे सकती है, संस्था दे सकती है। मूल्य पर नियंत्रण, अब समाज को जो है कुछ और योगदान अगर देना है समाज को, तो जो वस्तु का, जिस वस्तु का उत्पादन आप कर रहे हैं वह उत्पादन सस्ता हो और अच्छा हो, तो हम समाज की सेवा कर सकते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब होता है कंपनी के अंदर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको उचित पारिश्रमिक देना चाहिए, जो ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, और जब आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी होती रहेगी तो कोई भी कर्मचारी अधिकारी उस कंपनी में, उस संस्था में खूब खुल करके काम करता है। और उनके लिए स्वच्छ वातावरण भी होना चाहिए, संस्था के अंदर सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोई किसी भी कर्मचारी को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी वेतनभोगी को वहां पर किसी प्रकार का जो है अनावश्यक रोग व्याधि न फैले। और जब ये सब हो जाता है तो जो लाभ कंपनी कमा जाती है उसमें कर्मचारियों का हिस्सा भी कुछ बांध देना चाहिए, जिससे उनको ये हो कि कंपनी जितना कमाएगी, हमारा ये वेतन तो मिल ही रहा है, उसके साथ में उसमें हमें लाभ में भी हिस्सा मिलेगा। अब प्रबंध की विशेषताएं क्या होती हैं? प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया, इसका प्रधान कार्य हो, कुछ उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य का प्रबंध करना निरर्थक होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंध के कार्य को, सभी कार्यों को लगातार करते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार कर दिया फिर उसके बाद बैठ गए तो उसके बाद तो हो गया प्रबंध, काम खत्म हो गया प्रबंध का। फिर सामूहिक क्रिया है, संगठनात्मक औपचारिक संगठन में जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, तो प्रबंध का एक कार्य होता है कि भाई उन सबको मिला करके कार्य को करें, कराएं, यही उनकी एक कला है। प्रबंध बहुआयामी आयामी होता है, प्रबंध काम की व्यवस्था करता है, फिर लोगों की व्यवस्था करता है, फिर सामान की व्यवस्था करता है, कच्चे रॉ मटेरियल की व्यवस्था करता है, तब वो कंपनी जो है कार्य करने लगती है। प्रबंध गतिशील कार्य है, गतिशील का मतलब अब जैसे उत्पादन हो रहा है, हो रहा है, अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है, तो प्रबंध को ये भी देखना चाहिए कि बाद में इस वस्तु की खपत होगी या लोगों का विचार बदल गया, तो इस पर जब वो नजर रखेंगे तो बार बार जब ये प्रबंध अपना कार्य करता रहेगा तो उस पर नजर रहेगा, तो लोगों की आवश्यकता या डिमांड या फैशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी जिस वस्तु का उत्पादन कर रही है उसमें वो जो है उसका मॉडर्न सिस्टम ला देगी। मॉडर्न सिस्टम का मतलब जैसा वेश वैसा जो है, जैसा वेशभूषा चाहिए समाज को, उस तरह का उत्पादन करना शुरू कर देगी। इस तरह से प्रबंध जो है क्या होता है? अदृश्य होता है। दृश्य प्रबंध दिखाई नहीं देता, प्रबंध जो है व्यक्ति नहीं है, प्रबंध दिखाई नहीं देता, हाँ लेकिन महसूस होता है। जैसे कि किसी कंपनी में, किसी संस्था में, किसी घर में प्रबंध हर जगह लागू होता है। प्रबंध ऐसा कोई जगह नहीं जहां प्रबंध लागू नहीं होता। तो जहां आप जाएंगे तो देख करके पता चल जाएगा कि यहाँ का प्रबंध कैसा है। तो प्रबंध मूक होता है, मूक मतलब अदृश्य होता है, मूक होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके बाद भी वह कार्य करता है, कार्य कराता है, उसकी एक कला है। इस प्रकार से प्रबंध के बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ गए हैं कि इसका आशय क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या है। धन्यवाद।